हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज मालविया अरावली पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय को और उसमें हमारा अपना चैप्टर चल रहा था परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और उसमें हमने अगले 3 लेक्चर ले लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपने, कल हमने पढ़ा था रेखीय आरेख के निर्माण से प्रतिबिंबों का निर्माण करना, रेखीय आरेख के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण करना। तो ये सारे हमने पढ़ लिए थे। अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे, ये हमने सब पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण। क्या क्या पढ़ना है आज हमको? सबसे पहला हम पढ़ेंगे अवतल दर्पणों के उपयोगों को, फिर अपन उत्तल दर्पण के उपयोगों को, उसके बाद दर्पण सूत्र क्या होता है, और दर्पणों के लिए छिन्न परिपाटी को हम पढ़ेंगे। छिन्न परिपाटी पढ़ने के बाद अब जो दर्पण सूत्र क्या है वो पढ़ेंगे, और दर्पण के आवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अवतल दर्पण के उपयोग। तो कल हमने जो अवतल दर्पण के जितने भी चित्र बनाए थे या प्रतिबिंबों का निर्माण किया था, उसमें आप देखोगे कि अवतल दर्पण मुख्यतः किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से अंदर की तरफ धंसा हुआ। और ये क्या करता है, प्रकाश की जो किरणें आती है, प्रकाश की जो किरणें आती है उनको क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ या अक्ष की, फोकस की तरफ क्या करता है, इन सबको आपस में मिलाने का काम करता है, या प्रकाश को क्या करता है, संकुचित या आपस में प्रकाश की किरणों को मिलाने का काम करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। प्रकाश की किरणों को जो फैली हुई है उनको सिकुड़कर पास में एक प्रकाश किरण का पुंज बनाने का काम करता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर किया जाता है? सबसे पहला इसका उपयोग कहां पर है? पहला इसका उपयोग है टॉर्च तथा सर्च लाइट। क्यों टॉर्च और सर्च लाइट में क्यों इनका उपयोग किया जाता है? क्योंकि शक्तिशाली समांतर किरण का पुंज प्राप्त करना है। आप अगर इसकी जगह उत्तल दर्पण का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। और सर्च लाइट वगैरह जो आप देखते हो खाने खदानों वगैरह में काम करते हैं, उनके सर पर वगैरह लगी हुई होती है, इनमें प्रकाश की किरण का एक सीधा पुंज जो दूर तक जाए। इसीलिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश जो आ रहा है उसको सिकुड़ कर पूरा एक समतल पुंज बना देगा। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? सर्च लाइट तथा टॉर्च में प्रकाश के, इसको सिलेक्ट करके प्रकाश के शक्तिशाली समांतर पुंज के लिए, पुंज प्राप्त करने के लिए। एक और लिख दो इसको, वाहनों के अग्रदीपों में, वाहनों के अग्रदीपों में, वाहनों के अग्रदीपों मतलब वाहनों की जो हेडलाइट होती है, आगे की जो लाइट होती है, उसमें कौन सा अवतल दर्पण लगाया जाता है, जो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को आपस में पुंज के रूप में बहुत दूर तक इनको पहुंचाएगा। ठीक है। दूसरा इसका उपयोग है सेविंग दर्पणों। आप जब बाल दाढ़ी वगैरह करवाने जाते हैं तो आप जैसे ही जो नाई होता है उसकी दुकान में जाके आप बैठते हैं, तो जो दर्पण लगा हुआ होता है वो कौन सा होता है, अवतल। और आप जैसे ही जाके आके बैठोगे आगे, तो अपना चित्र है वो प्रतिबिंब वो क्या बड़ा दिखाई देगा, जिससे तो सेविंग दर्पणों में किस लिए, बड़े प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए।
प्राप्त करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, आप घर पर देख के जाते हैं कि अपने बाल बड़े हो गए, कटवा देते हैं, लेकिन जब नाई की शॉप पे जाके बैठते हैं, अरे यार बाल तो बहुत अच्छे थे। किस लिए? क्योंकि वो क्या करता है, अपना बहुत ही पास से प्रतिबिंब दिखाता है। इसी तरह जो जिम वगैरह होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण लगाए जाते हैं। तो जिम में जब अपन शर्टलेस होकर बॉडी वगैरह देखते हैं तो बहुत ही बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो बॉडी अच्छी दिखती है। ठीक है, तो सेविंग दर्पणों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है तीसरा इसको उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सक के द्वारा। दंत चिकित्सक क्यों करेगा? दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। आप देखना, जो अवतल दर्पण से जितने भी अपने प्रतिबिंब प्राप्त किए हैं, अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब प्राप्त किए, वो देखो कैसा है, प्रतिबिंब की साइज वस्तु से बड़ी है, आवर्धित है। यहाँ भी वस्तु की प्रतिबिंब की साइज क्या है, वस्तु से बड़ी है। इसीलिए जहां पर भी बड़ा प्रतिबिंब देखना है वहां पर किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जहां पर प्रकाश को क्या करना है? एकत्रित करना है, प्रकाश को एकत्रित करना है। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं अपन? अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग वहां पर होगा जहां पर एक तो क्या करना है, बड़ा प्रतिबिंब अपन को चाहिए, और प्रकाश की किरणों को एकत्रित करके जहां पर पुंज के रूप में भेजना है वहां पर। एक और इसका अगला उपयोग होगा सौर भट्टियों में। जो सोलर से, सौर ऊर्जा से चलने वाली भट्टियां होती हैं वहां पर। क्यों करेंगे इसमें? सूर्य के प्रकाश को एकत्रित या केंद्रित करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होंगे ये हमने यहां पर देख लिए। अब हम किसके अपन उपयोग देखेंगे? उत्तल दर्पण के। किसके? उत्तल दर्पण के उपयोगों को देखेंगे। और इसका सबसे बड़ा उपयोग है वाहनों के पक्षदर्शियों को देखने के लिए पार्श्व दर्शन के गाड़ियां वगैरह होती है उनके साइड में जो साइड मिरर होते हैं उसके उनमें किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि पीछे से क्या आ रही है? गाड़ियां वगैरह, ट्रक वगैरह आ रहे हैं। अब उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी साइज कितनी होती है? छोटी। अब दूसरा बेनिफिट क्या है उत्तल दर्पण लगाने का? कि उत्तल दर्पण में वस्तु, आप ये प्रतिबिंब देखो उत्तल दर्पण से बनने वाले। अब इसमें दो ही तो स्थिति बनती है, एक जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। अनंत पर बने होगा तो प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? फोकस पर बन जाएगा। और अगर अनंत से या अब इस ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो तो भी उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस तथा पी के बीच में। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण से एक बेनिफिट तो क्या होगा कि ट्रक चाहे दूर हो या पास हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और पी के बीच में बनेगा। और दूसरा बेनिफिट उत्तल दर्पण लगाने का कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। इसके लिए जो पीछे से बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है वो क्या हो जाएगा? उस दर्पण में देखने पर उसका प्रतिबिंब छोटा, और उसकी सटीक जानकारी भी उसकी दूरी का अनुमान है वो भी अच्छे से अपन को पता लगेगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपना जो उत्तल दर्पण टूट जाता है तो सादा कांच वगैरह लेके उसमें डाल देते, लेकिन समतल दर्पण से उस प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों?
क्योंकि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना ट्रक के साइज का ही बनेगा। समतल दर्पण के प्रतिबिंबों को अपने पढ़ा था, उसमें क्या बताया, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु के साइज के बराबर ही बनता है। अब ट्रक इतना बड़ा है, दर्पण इतना छोटा सा, उसमें साइज के बराबर पूरा ट्रक की सिर्फ हेडलाइट ही दिखेगी अगर अपन नॉर्मल कांच लगा दे उसमें। तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, पार्श्व मिरर के रूप में उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे वाहनों के छोटे प्रतिबिंब तथा उनकी दूरी का सही अनुमान लगाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़े उत्तल तथा अवतल दर्पण के उपयोग। अब इनके बाद हम पढ़ेंगे, अब गोलीय दर्पण के द्वारा जो परावर्तन होता है उनके लिए अपन एक चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी क्यों पढ़नी है, क्योंकि हम इसके आगे दर्पण सूत्र को पढ़ेंगे और उस दर्पण सूत्र में दूरियों को मापन करने के लिए जो न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करेंगे उसमें स्थितियों को व्यक्त करने के लिए, नंबर के रूप में व्यक्त करने के लिए चिन्हों का उपयोग करना पड़ेगा, प्लस माइनस वगैरह। तो उसके लिए सबसे पहले दर्पण की चिन्ह परिपाटी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, कहाँ पर प्लस लगेगा, कहाँ पर माइनस लगेगा, और ऐसी एक ऐसी चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए अपन पढ़ेंगे, वहां पर भी पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, हेडिंग क्या लिखेंगे अपन, गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। अब गोलीय दर्पणों के चिन्ह परिपाटी के लिए जो चिन्ह परिपाटी यूज की जाती है उसका नाम है नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी। अब इस चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि हम क्या बनाया था, हमने दर्पण बनाया था, क्या बनाया था, ये मान लो अवतल दर्पण है। अब इस चिन्ह परिपाटी में कुछ नियम बताए गए कि यहां पर है जैसे दर्पण का ध्रुव P, ठीक है, अगले पेज पे बना देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, अब इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या करेंगे कि हम कोई भी जो दर्पण है उसके P या ध्रुव को मानकर क्या खींचेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, ठीक है,
मुख्य अक्ष के जैसे दर्पण का क्या है, ध्रुव है, यहां पर क्या है, दर्पण का ध्रुव। ये दर्पण का क्या है, ध्रुव। अब इस ध्रुव को अपन क्या मूल बिंदु मान के, आपने मैथ पढ़ी होगी, मैथ में जब ग्राफ वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो हम ग्राफ बनाते थे ऐसे, है न? इस साइड अपन लिखते थे एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। फिर ग्राफ बनाते थे, प्लस माइनस वगैरह ये लगाते थे, इस साइड ही होते थे ये साली वाला, ये सब धनात्मक, ये सब ऋणात्मक, ये ऊपर वाला ऋणात्मक प्लस धनात्मक और ये ऋणात्मक। इस प्रकार से अपन ग्राफ बनाते थे सेम। और बीच वाला ये मध्य वाला भाग क्या होता था, ये मूल बिंदु होता था 0 0। तो सेम उसी में अपन को क्या करना है कि ये जो दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव या पोल है, इसको अपन को क्या मानना है, मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु मानकर क्या करना है अपन को, एक्स अपने एक मुख्य अक्ष के मूल बिंदु मानकर क्या करना है, मुख्य अक्ष खींचना है। और इस मुख्य अक्ष का अपन नाम दे देंगे एक्स डैश और एक्स, ठीक है। और उसी प्रकार एक समांतर रेखा भी खींचेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें भी 4/4 होते हैं। उसी प्रकार अपन यहां पर भी अक्ष का निर्माण करेंगे, ये सेंटर में से होकर जा रहा है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। डिलीट कर देते इसको। तिरछा आया हो तो देख लेना आप, ठीक है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष अपन खींचेंगे। अब इसको अपन वाई और वाई डैश। तो कार्तिक चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि इसमें दर्पण के, इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसमें दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। मूल बिंदु जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों प्रतिच्छेद होते, मूल बिंदु माना जाता है। और मूल अक्ष को, मूल अक्ष क्या होता है, जो मूल ध्रुव से होकर गुजरता है उसको मूल अक्ष बोलते हैं। मूल अक्ष को एक्स डैश एक्स के रूप में निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, ये लिखेंगे। दो चीजें अपन ने लिख दी। अब तीसरा क्या होगा कि प्रकाश प्रतिबिंब को हमेशा इसमें इस परिपाटी के अनुसार जो बिंब होगा या वस्तु होगा उसको हमेशा दर्पण के जो बाई ओर रखा जाएगा। कहां पर रखा जाएगा, बाई ओर रखा जाएगा। बाई ओर कौन सा, ये जहां पर B4 बॉल बन जाए बाया, D4 डॉग बन जाए दाया। तो इस साइड वाला भाग कौन सा होगा, इसका बाया भाग, ये बाया, ये दाया। अब वस्तु को कहां पर रखेंगे अपन, बाई साइड में। तो यहां पर वस्तु को अपन रख देते हैं। और इस वस्तु को अपन लिख देते हैं ए बी, ठीक है। अब प्रकाश की किरणें क्या होगी, वस्तु से जाकर टकराएगी और प्रकाश की किरण कहां पर आपतित होगी, दर्पण के ऊपर आपतित होगी। सबसे पहले तो हमको वस्तु की साइड रखनी है, बाई ओर रखा जाता है। तो ये लिख देते हैं अपन पॉइंट।
इसमें वस्तु या बिंब को कहाँ पर रखा जाता है? बिंब को बाईं ओर रखा जाता है, ध्रुव के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब, इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरण बाईं ओर से आपतित होगी। आपतित होगी मतलब प्रकाश की किरण किस प्रकार से आएगी कि प्रकाश की किरण यहाँ से वस्तु से टकराएगी और प्रकाश की किरण ऐसे आएगी। इसी प्रकार हमने आगे वाले जो प्रतिबिंब बनाए उसमें प्रकाश की किरण इसी प्रकार से आई है, तो प्रकाश की किरण किससे आएगी? बाईं ओर से आएगी। फिर चिन्ह परिपाटी में और क्या लिखेंगे अपन? एक्स एक्स डैश अक्ष के लंबवत वाई वाई डैश अक्ष का निर्माण करेंगे, जो हमने पहले से ही कर लिया है। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें किस साइड से आएगी? इस साइड से, बाईं ओर से। अब इसमें लिखेंगे अपन जो वस्तु होती है, वस्तु की, अब वस्तु हमेशा हम कहां पर रखते हैं? कोई भी वस्तु रखते हैं वो मूल अक्ष के नीचे तो नहीं रखते प्रतिबिंब उसका, तो जो वस्तु होती है वो हमेशा, कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु की जो अपन चिन्ह लिखेंगे तो वो हमेशा प्लस में आएगा। वस्तु की जो ऊंचाई है वो ऊपर की तरफ प्लस में आएगी, तो बिंब को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते, और ऊपर की तरफ ये वाई वाई डैश ये प्लस वाला होगा, नीचे की तरफ जो भी दूरियां मापेंगे अपन वो माइनस वाले होगी, और इस साइड जो दूरी अपन मापेंगे वो प्लस वाले होगी, और इस साइड मापेंगे वो माइनस वाली होगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो भी दूरी अपन मापेंगे वो हमेशा धनात्मक होगी। तो मूल बिंदु से दाईं ओर, अब इसमें क्या लिखेंगे अपन? मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक या प्लस में मापेंगे, तथा मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां दूरी मतलब कौन सा अक्ष है? एक्स डैश वाला, ऋणात्मक या माइनस में मापेंगे। अब मुख्य अक्ष के लंबवत जो ऊपर की तरफ अपने वाई वाई डैश अक्ष खींचा है, तो ऊपर की तरफ जो वस्तु को हमेशा कहां पर रखते हैं अपन? अक्ष के ऊपर की तरफ ही रखते हैं, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। हमने जो कल प्रतिबिंब बनाए थे वहां पर आप देखना कि ये देखिए यहाँ पर हमने जितने भी प्रतिबिंब बनाए हैं उन सभी में वस्तु को कहां पर रखा है? हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर। तो वस्तु का जो ऊंचाई होगी, वस्तु की ऊंचाई होगी वो हमेशा धनात्मक मापी जाएगी। वस्तु या बिंब को हमेशा मूल अक्ष के
ऊपर रखते हैं अपन, अक्ष के ऊपर रखते हैं। इसे धनात्मक कौन सा, y अक्ष की तरफ मापा जाएगा। और ये जो चित्र है आप देखोगे मूल अक्ष के नीचे, दर्पण के नीचे की तरफ जो प्रतिबिंब बने हैं ये वगैरह, ये तो है वस्तु बिंब, ये तो ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई किसमें आ जाएगी, ए बी से लेकर ये तो प्लस में मापेंगे। और मूल अक्ष जो नीचे है वो सारे किसमें आ जाएंगे, वाई डैश वाले अक्ष में आ जाएंगे, तो इनकी दूरियों को अपन माइनस में मापेंगे। तो एक्स अक्ष के लंबवत एक्स एक्स डैश के लंबवत नीचे की तरफ दूरियों को अपन किसमें मापेंगे, ऋणात्मक मापेंगे, ऋणात्मक चिन्ह में मापेंगे, चिन्ह से निरूपित करेंगे या मापेंगे से दर्शाते हैं। अब जैसे कि यहां पर मैंने कोई भी प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, जैसे यहां पर कोई भी प्रतिबिंब बन गया तो ये इसकी ऊंचाई जैसे कितनी होगी, ए डैश बी डैश, तो ये कैसा है, वाई अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ और प्लस एक्स वाई, तो इसकी ऊंचाई अपन प्लस में मापेंगे। अगर एक प्रतिबिंब कोई यहाँ पर नीचे की तरफ बन जाए, नीचे की तरफ बनेगा तो इसकी दूरी अपन, ये मूल अक्ष के नीचे है, नीचे कौन सा माइनस वाला चिन्ह है, माइनस से मापेंगे। इस तरफ वाली सारी दूरी है, जैसे यहां से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी है तो ये माइनस में मापेंगे, इस साइड जो दूरी होगी वो प्लस में मापेंगे। एक सबसे अच्छा ऊपर की तरफ जो मापेंगे वो प्लस में, नीचे की तरफ माइनस में। और एक आप ऐसे देख सकते हो कि प्रकाश की किरण के अनुसार जो दूरी मापते हैं वो तो आएगी प्लस में, और प्रकाश की जो किरण है उनके विपरीत दिशा में जो भी दूरियां मापेंगे वो ऋणात्मक में आएगी। दूरी हमेशा मूल बिंदु या पी से मापते हैं, ठीक है, किससे मापते हैं, दूरी का मुख्य अक्ष के समांतर जिन दूरियों का मापन करेंगे वो हमेशा पी से मापेंगे। यहां से लेकर इस तरफ से ऐसे दूरी मापेंगे, इनको ऐसे नहीं मापेंगे, मूल अक्ष से यहां से लेकर यहां तक ऐसे दूरी मापेंगे, ठीक है। तो दूरी को प्रतिबिंब या बिंब की दूरी का मापन हमेशा दर्पण के ध्रुव से करते हैं, ध्रुव से करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में क्या हुआ, नॉर्मल, सीधी सी बात है। इसमें चिन्ह परिपाटी में क्या बोला है कि अपन इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या करना है अपन को कि एक दर्पण जो भी होगा उस दर्पण के हमेशा वस्तु को बाई की तरफ रखेंगे और उस वस्तु से प्रकाश की किरण आएगी और दर्पण पर आपतित होगी, ठीक है। दूसरी चीज अपन को क्या याद रखनी है कि दर्पण का जो ध्रुव है या पी है उसी से हम दूरी का मापन करेंगे और उस P के जो मुख्य अक्ष होता है दर्पण को उसी को अपन एक्स एक्स डैश के रूप में निरूपित करेंगे। एक्स एक्स डैश के लंबवत ऊपर की तरफ जो दूरी मापेंगे, जो वस्तु की ऊंचाई है वो सारे किस में मापेंगे अपन, धनात्मक में। इस अक्ष के नीचे की तरफ जो भी दूरी मापेंगे वो किस में आ जाएगी, ऋणात्मक में आ जाएगी। अब आपने देखा कि जो अपन ने उत्तल दर्पण अपन ने पढ़ा था, अवतल दर्पण अपन ने अवतल दर्पण पढ़ा था, उसमें सिर्फ एक छठी स्थिति, ये छठी स्थिति को अपन छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी सारी है उन सभी में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमेशा कहां पर बन रहा है, उल्टा या नीचे की तरफ बन रहा है। तो जहां जहां पर देखो वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब आ रहा है, वास्तविक या
उल्टा प्रतिबिंब आ रहा है, वहां पर दूरी कैसे, प्रतिबिंब की साइज कैसे आएगी, कैसे आएगी, उल्टा प्रतिबिंब नीचे की तरफ, हमेशा ऋणात्मक में मापेंगे। जहां पर आभासी प्रतिबिंब आ रहा है तो मैंने आभासी और किसका संबंध है, सीधे का, तो सीधी जहां पर सीधा प्रतिबिंब आएगा वो दूरी कैसे मापेंगे अपन, तो सीधा हो जाएगा तो इस मूल अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऊपर कौन सा है, y प्लस अक्ष है, तो ऊपर की तरफ अपन धनात्मक में मापेंगे। तो ये हो गई इनकी कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि दर्पण के जो ध्रुव है उसको अपन को मूल बिंदु मान लेना है, मूल बिंदु से ही सारी दूरियों को अपन मापेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष होगा वो एक्स एक्स डैश के रूप में अपन उसको लेंगे। इस मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर की तरफ प्लस वाई अक्ष खींचेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ माइनस। जो दूरी अपन मापेंगे वो प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की वस्तु होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ उसकी ऊंचाई धनात्मक के रूप में हम लेंगे। वास्तविक है और सीधा प्रतिबिंब है तो हमेशा कैसा आ जाएगा, वास्तविक या उल्टा है तो माइनस में लेंगे, वास्तविक या सीधा प्रतिबिंब है तो ऊपर की तरफ, आभासी तथा सीधा है तो ऊपर की तरफ। ये किस प्रकार से होता है, जब इनके सवाल करेंगे अपन या इनके प्रश्न लगाएंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार कैसे अपन दूरी लेते हैं, कैसे दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी कैसे लेते हैं, बिंब की दूरी कैसे लेते हैं, ये सारे मैं बताऊंगा। अब इसके बाद है चिन्ह परिपाटी होगी। अब इसके बाद है दर्पण का सूत्र, दर्पण सूत्र। एक नंबर छोटे प्रश्न होते हैं उसमें इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब ये क्या है, तो कोई भी चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो उसमें ये अपने कौन सा दर्पण बन गया है, ये बन गया है अपना उत्तल दर्पण। तो इसमें मान लो अपन ने यहां पर वस्तु रखी, वस्तु हमेशा किस साइड रखेंगे अपन, बाई तरफ। ठीक है, यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। ये अपन ने इसका प्रतिबिंब बना दिया। तो इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये क्या है, इसका मूल बिंदु, दर्पण के ध्रुव को अपन क्या मांगे, मूल बिंदु। अब यहां से लेकर ये तो है वस्तु और ये इसका है, यहां पर नहीं बनता ये, एक मिनट, और यहां पर इसका क्या है, फोकस है। ठीक है, ये कोई भी दर्पण है, अब उस दर्पण की यहां से ध्रुव से मापेंगे अपन, ध्रुव से लेकर यहां तक, ध्रुव से लेकर वस्तु की जो दूरी है वो तो क्या कहलाएगी, इसका, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे, यू से, किससे, यू से। और पोल से लेकर प्रतिबिंब की जो दूरी है वो अपन यहां से लेकर यहां तक, यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी वो किससे मापेंगे अपन, v से। किससे मापेंगे, v से अपन मापेंगे। और f क्या है, f फोकस, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी, ये इसकी क्या हो जाएगी, f या फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले v यहां पर क्या है, तो v यहां पर है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। v और f में कंफ्यूज हो जाओ तो एक अपन हमारे मारवाड़ी में बोलते कि जब किसी भी क्या लगती है अपन को, छाया, छाया से क्या लगता है, डर, और प्रतिबिंब क्या होता है, छाया बनते, किसी भी चीज की छाया बनती है वही प्रतिबिंब कहलाता है, और छाया से लगता है अपन को डर, और डर को मारवाड़ी में बोलते हैं बी, और बी से क्या रखेंगे, वी याद रख सकते हैं। अब उसके बाद है यू, यू क्या है, यहां पर ध्रुव से किसकी दूरी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, या सीधा आप वस्तु की दूरी अपन u, ध्रुव की प्रतिबिंब की दूरी v,
और एफ क्या है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर फोकस दूरी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी होती है। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f, ये क्या हो जाएगी अपना दर्पण सूत्र। इसी प्रकार एक लेंस सूत्र और आएगा आगे, तो आपको दर्पण सूत्र ये पूछना है, याद रखना है, 1 नंबर में भी पूछ लेते, छोटे सवालों में भी। और ठीक है, और जब भी आप लिखो ये फॉर्मूला तो उसके नीचे ये लिखना कि v क्या है, u क्या है, f क्या है। हो सके तो ये ऐसा चित्र भी आप बना सकते हैं। अब है आवर्धन, अब है आवर्धन, दर्पण का आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन इसको अपन m से डिनोट करते हैं। आवर्धन क्या होता है कि प्रकाश की किरण, जो दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को कितना आवर्धित करता है, या वस्तु के जो बिंब है या प्रतिबिंब, बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से उसको आवर्धित करके या बड़ा करके बताता है अपन को। जैसे कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, इसका काम क्या है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना, तो जितनी इसकी क्षमता होगी वो इसका क्या कहलाएगा, आवर्धन। और उत्तल दर्पण इसको प्रकाश की किरणों को फैलाना, जिसकी इतनी जितनी इसकी क्षमता होगी वो इसका क्या कहलाएगा, आवर्धन कहलाएगा। तो आवर्धन क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश की किरणों को आवर्तित करने की क्षमता, या बिंब से प्रतिबिंब को बड़ा या आवर्तित करना। की क्षमता उसका क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। अब इस आवर्धन को किस प्रकार, इस आवर्धन का सूत्र क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। इसके आगे क्या लिखेंगे अपन, इसे वस्तु के प्रतिबिंब या तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्धन क्या है कि दर्पण, गोलीय दर्पणों की वह क्षमता जिसमें क्या करते हैं, ये वस्तु के प्रतिबिंब तथा बिंब की, जैसे कोई भी बिंब है उसको कितना आवर्धित या बड़ा करके उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता। और इसको किसके रूप में परिभाषित करते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात अपन निकाल दे तो वो उसकी आवर्धन क्षमता निकल जाएगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन h डैश तथा h के रूप में,
तो m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश, जहां पर h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, बीम की ऊंचाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब h डैश क्या होता है, जैसे ये वस्तु की ऊंचाई यहां से लेकर मुख्य अक्ष से अपन मापेंगे, यहां से लेकर ऊपर की तरफ, यहां से लेकर ऊपर की तरफ अपन मापेंगे। तो ये तो हो गई a और b, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो तो क्या होगी, h। और ये प्रतिबिंब है, अब यहां से लेकर यहां तक की इसकी दूरी हमेशा यहां से मापेंगे, इसकी यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई, h डैश। अगर ये ऊपर की तरफ है, सूत्र में अगर उनका मान रखते, यहाँ पर जैसे मैं 2 सेंटीमीटर बता देता और यहाँ पर मैं इसका 1 सेंटीमीटर बता देता, तो अगर ये दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है तो कौन सा है, y अक्ष, तो दोनों प्लस प्लस यहाँ पर मान रख देती फॉर्मूले में, यहाँ पर दर्पण के आवर्धन में प्लस प्लस अपन मान रख देते। अगर नीचे की तरफ बनता तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता, जो बीम है वो तो हमेशा प्लस में होगा, तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता तो अपन यहाँ पर माइनस लगा देते। अब ये जो प्रतिबिंब और बीम आवर्धन को हम ध्रुव बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरियों से भी संबंधित कर सकते हैं। किस प्रकार से संबंधित कर सकते हैं कि इनके बीच में एक और संबंध होता है, तो m बराबर क्या होगा, h डैश अपॉन h, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बीम की ऊंचाई, और इसको प्रतिबिंब और बीम की 1 अपॉन v अपॉन 1 अपॉन u, इसके रूप में भी इसको अपन लिख सकते हैं, जहां पर v क्या है, v प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तथा u क्या है, ध्रुव से लेकर बीम तक की दूरी, इसके रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये अपना हो जाएगा, जहां पर अब इनका उपयोग कैसे करना है। अगर आपको सवाल दे कि एक अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई इतनी है और बीम की ऊंचाई इतनी है, सिर्फ 2 चीजें आपको दे दे तो सीधा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, h डैश अपॉन h लगा कर देंगे आप, प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे बीम की ऊंचाई लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, सीधा आपका आंसर आवर्धन आ जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से दे कि सवाल कैसे देगा कि एक दर्पण के द्वारा बनने वाले बीम तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई ये है, और बीम तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई ये है, और ध्रुव से लेकर बीम की दूरी इतनी दी हुई है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी ज्ञात करो। इन चारों में से आपको कोई भी एक इसमें से गायब कर देगा और 3 दे देगा और एक को पूछेगा, तो वो आपको सीधा ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र के सवाल किस प्रकार से आएंगे, कल जब हम सवाल करेंगे सब, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसमें क्या करेंगे, आपको एक ये दे देगा और तीसरे को ज्ञात करने का बोलेगा, तो सीधा आप इनका मान रखोगे। मान रखते समय चिन्ह परिपाटी अच्छे से ध्यान में रखनी है, कहां पर प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बीम बनता है, दूरी धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे, तो इन तीनों में से एक देगा, एक को गायब कर देगा और उसको अपन को ज्ञात करना है। वो किस प्रकार से करेंगे वो हम कल के वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अरावली पाठशाला से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।